जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का स्वागत है जय स्टडी न्यूज़ पर। आज का ये जो संपादकीय है बहुत ही बेहद एक गंभीर मुद्दे को उठाता है पर्यावरण को लेके, और उसमें भी ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है और उसकी वजह से जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास में आर्टिक और अंटार्कटिक का जो क्षेत्र है वहाँ पर जो बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े पिघल रहे हैं, उसकी वजह से क्या गंभीर समस्याएं इस समय उत्पन्न हो रही हैं और भविष्य में हो सकती हैं, जैसे कि सी लेवल राइज यानी कि समुद्र जल स्तर का बढ़ना। इस तरीके की तमाम समस्याओं के ऊपर आधारित ये बहुत ही बेहतरीन एक संपादकीय है। आइए इसको देखते हैं। GS3 में जो आपका पर्यावरण वाला टॉपिक है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के ऊपर, यानी कि इन्वायरमेंट इकोलॉजी पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम, उसको लेते हुए ये बहुत बेहतरीन एक संपादकीय है। आइए इसको देखते हैं हम लोग। तो देखिए, शुरुआत इन्होंने क्या किया है, जलवायु परिवर्तन को लेकर बोला है कि जलवायु परिवर्तन के संकेत अब साफ और स्पष्ट तरीके से हमें दिखने लग गए हैं। तो कुछ उदाहरण हैं, जिन उदाहरणों के तरीके से, इन एग्जाम्पल्स के थ्रू आप बता सकते हैं, एग्ज़ाम में भी लिख सकते हैं कि क्या क्या ऐसी घटनाएं हो रही हैं, घटित हो रही हैं, जिससे हम ये साबित कर सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन एक बहुत ही बेहद गंभीर समस्या है। देखिए, पहला इन्होंने बोला क्या संकेत है कि अंटार्कटिका में हिमखंड टूट रहे हैं, यानी आइसबर्ग, हिमखंड का मतलब आइसबर्ग, आइसबर्ग टूट रहे हैं। तापमान बढ़ने से बर्फ़ और तेज़ी से पिघल रहे हैं। जलवायु परिवर्तन का बड़ा संकेत संयुक्त अरब अमीरात UAE में अभी देखने को मिला है। दुबई में आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले की बात है, इतनी भारी तबाही मची है बारिश की वजह से कि किसी ने कल्पना भी नहीं किया था। पिछले 75 साल का सबसे अधिक बारिश हुआ है वहाँ पे। तो यही लिखा है कि पिछले दिनों बीते 75 वर्षों में यहाँ सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई है। 24 घंटे में 10 इंच से भी ज़्यादा हुई इस बारिश ने रेगिस्तान के बड़े भूभाग को एक दरिया में बदल दिया। दुनिया का सबसे व्यस्त दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एक जलाशय बन गया, रिजर्वायर जिसे हम बोलते हैं। आमतौर पे बांध और इन सब के बगल में आप डैम देखते होंगे, रिजर्वायर देखते होंगे, जलाशय देखते होंगे। तो दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूरा का पूरा एक जलाशय की तरह बन गया। अब अंटार्कटिका की तरफ ये ले गए और इन्होंने लिखा है कि उधर 1986 में अंटार्कटिका से टूटकर अलग हुआ एक हिमखंड स्थिर बना हुआ था, वह अब समुद्री सतह पर बहने लगा है। उपग्रह से लिए गए चित्रों से पता चला है कि करीब 1 लाख करोड़ टन वजनी यह हिमखंड अब तेज हवाओं और जल धाराओं के चलते अंटार्कटिका के उत्तरी सिरे की ओर बढ़ रहा है। यह हिमखंड करीब 4000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो एक बहुत बड़ा विशालकाय बर्फ़ का टुकड़ा मान लीजिए, जो एक तरफ लगभग 40 किलोमीटर लंबा हो और 100 किलोमीटर चौड़ा हो, इतना बड़ा हिमखंड। और समुद्र के नीचे से और उसके ऊपर तक की जो ऊंचाई है वो है करीब 400 मीटर, यानी कि आधा किलोमीटर। आप सोच लीजिए कि एक बहुत बड़ा बर्फ़ का टुकड़ा जो लगभग आधे किलोमीटर से थोड़े से कम हो, 400 मीटर की ऊंचाई का हो, 40 किलोमीटर एक तरफ लंबा हो और 100 किलोमीटर चौड़ा हो, इतना बड़ा बर्फ़ का टुकड़ा टूट के और अंटार्कटिका के उत्तरी हिस्से की तरफ जा रहा है। तो यही लिखा है कि यह जिस महानगर की सीमा से टकराएगा वहाँ प्रलय ला देगा। और ये कितना बड़ा है आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि यह हिमखंड करीब 4000 वर्ग किलोमीटर में तो फैला हुआ ही है। आकार में यह मुंबई के क्षेत्रफल 603 वर्ग किलोमीटर यानी कि 603 स्क्वायर किलोमीटर से करीब 6 गुना बड़ा है। तो पूरे मुंबई से 6 गुना बड़ा बर्फ़, आधे किलोमीटर की ऊंचाई वाला बर्फ़ का टुकड़ा टूट के अंटार्कटिका से और आपका आगे की तरफ वो जा रहा है। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें। उत्तरी ध्रुव यानी कि हम पहुंच रहे हैं नॉर्थ पोल, आर्टिक की तरफ, ठीक है। आर्टिक पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को लेकर लगातार अध्ययन किया जा रहा था। यह अध्ययन विशाल आकार के हिमखंडों के पिघलने, टूटने, उनमें दरार पड़ने और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के खिसकने। तो ये भी एक बहुत चिंता की बात है कि जो अपनी पृथ्वी का चुंबकीय एक क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड वाला एरिया है, वहाँ भी वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रहा है। जो हमारे पोलर बियर हैं, जिन्हें हम ध्रुवीय भालू कहते हैं, उनके मानव आबादियों में घुसने की न्यूज़ आ रही हैं। सील जो मछलियां हैं, सील फिश हैं, उनमें कमी देखने को मिल रही है। इस तरह के प्राकृतिक संकेत हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, जो हमें ये बता रहे हैं कि पृथ्वी के बढ़ते तापमान का आर्कटिक पर क्या प्रभाव पड़ रहा है।
पर्यावरण विज्ञानी इस बदलाव को समुद्री जीवों, जहाज़ों, पेंगुइन, छोटे छोटे जो द्वीप हैं, आइलैंड हैं, और महानगरों के लिए एक बहुत बड़े खतरे के रूप में देख रहे हैं। अब हम लोग कुछ आंकड़ों को देखते हैं। देखिए, आंकड़े हमेशा इस कलर से आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। जो लोग कई दिन से फॉलो कर रहे हैं वो अब समझ चुके होंगे। अमेरिका के एक नेशनल स्नो एंड साइंस डेटा सेंटर के अध्ययन को अगर आप सत्य माने तो 2004 में ही उत्तरी ध्रुव के लगभग 32,900, मतलब 32.9, लगभग 33 लाख वर्ग किलोमीटर, 33 लाख के आसपास स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में बर्फ की परत पिघली है 2014 में ही, आज से 10 साल पहले। और ये जो एरिया है आर्टिक में, जो इतना बड़ा एरिया में बर्फ पिघला है, ये लगभग भारत के भूमि के बराबर का एरिया है। तो ये डेटा आप हर जगह कोट कर सकते हैं। इस डेटा को आप हर जगह लिखिए कि भारत के बराबर वाला बर्फ का साइज आर्टिक में पिघल कर 10 साल पहले ही पिघल चुका है। तो कितना बड़ा इम्पैक्ट डालेगा ये, चाहे आप बात रखेंगे, चाहे आप बोलेंगे, चाहे लिखेंगे। इस एग्जाम्पल को आपको हमेशा याद रखना है। अगर आप चाहें तो ये याद रख सकते हैं कि अमेरिका के नेशनल स्नो एंड साइंस डेटा सेंटर के मुताबिक ये आंकड़ा आया है। अब देखिए, आगे लिखा है कि इस संस्थान के ही अनुसार 1979 में उत्तरी ध्रुव पर बर्फ जितनी कठोर थी अब उतनी रह नहीं गई है। तो ये 89 का आपका आंकड़ा है, सन 1989 का, ठीक है, कि उत्तरी ध्रुव पर बर्फ जितनी अब कठोर थी अब उतनी नहीं रह गई है। इसके ठोस हिमतल में 40% की कमी आई है। तो कहीं ना कहीं उसका जो ठोसपन था उसमें 40% अब थोड़ी सी कमी देखने को मिल रही है, यानी बर्फ़ पिघल रहे हैं, कमज़ोर पड़ रहे हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से ये देखिए आंकड़ा कि अंटार्कटिका जो है वो 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप यानी कि कॉन्टिनेंट है। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया। दूसरे नंबर पे अफ्रीका, तीसरे नंबर पे उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, चौथे नंबर पे दक्षिण अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका, पाँचवें नंबर पे अंटार्कटिका, छठवें नंबर पे ओशियानिया वाला रीजन जो ऑस्ट्रेलिया वगैरह सब है, और सातवें नंबर पे भारत है। तो आप ये देख सकते हैं कि कितने बड़े एरिया में इतना जलवायु परिवर्तन का असर देखने को मिल रहा है। तो यह दक्षिणी गोलार्ध में करीब 20% हिस्से को अपनी बर्फीली चादर से ढके हुए हैं। तो अपना जो सदर्न हेमिस्फीयर है, इक्वेटर के नीचे वाला हिस्सा जो दक्षिणी गोलार्ध है, सदर्न हेमिस्फीयर है, उसका 20% बर्फ सिर्फ और सिर्फ अंटार्कटिका में देखने को मिल रहा है। इसका 20% हिस्सा, सॉरी बर्फ नहीं, पूरे दक्षिणी आपका जो गोलार्ध है, सदर्न हेमिस्फीयर है, उसका 20% एरिया सिर्फ अंटार्कटिका अकेले लेके बैठा हुआ है बर्फ के साथ में। अब इसमें दक्षिणी ध्रुव भी समाहित है, यानी कि साउथ पोल भी इसी के अंदर है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर यह भी लिखा हुआ था बीच में कि इसके एवरेज टेम्परेचर के ऊपर भी बात की गई थी कि उत्तरी ध्रुव के बारे में जब बताया गया, नॉर्थ आर्टिक, जब हम आर्टिक वाला एरिया देख लेंगे, नॉर्थ पोल देख लेंगे, तो उत्तरी ध्रुव का कुल क्षेत्रफल लगभग 2 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इसमें से 1.5 करोड़ के करीब का जो वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की सतह बर्फ की मोटी परत से ढकी हुई है। बर्फ से आच्छादित होने के कारण यहाँ का जो औसत तापमान है वो ऋणात्मक यानी कि -10 डिग्री सेल्सियस रहता है। जाड़ों में तो ये -68 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। बर्फ से ढके इसी क्षेत्र को आर्टिक महासागर कहा जाता है। आर्टिक ओशन, हम उत्तरी एरिया की बात कर रहे हैं। आमतौर पर जो आर्टिक का उल्लेख है उस भाग के परिप्रेक्ष्य में होता है जो उत्तरी ध्रुव को घेरे हुए हैं। मतलब नॉर्थ पोल को जो घेरा हुआ पूरा एरिया है वो आर्टिक एरिया कहलाता है। अब आप लोग देखे होंगे कि ये जैसे धरती है, यहाँ पर एक ये आर्टिक सर्कल आपको देखने को मिलता है 66.5 डिग्री नॉर्थ में। ठीक है, तो इसमें कई सारे देश हैं, उनके नाम के भी, उनके बारे में भी बताया गया। तो आप मैप में जाके एक बार ये भी देख लीजिएगा कि वो कौन कौन से देश हैं जो कि इस आर्टिक सर्कल को घेरे हुए हैं। इसमें जैसे आपका दिया हुआ है कि आर्टिक का भू क्षेत्र रूस के साइबेरिया के किनारों पे है, आइसलैंड है, उसमें ग्रीनलैंड के एरिया है, उत्तरी डेनमार्क है, नॉर्थ डेनमार्क, नॉर्वे है, फिनलैंड है। देखिए नॉर्वे को तो हम लैंड ऑफ मिडनाइट सन भी बोलते हैं, है ना। उसके बाद स्वीडन है, अमेरिका है, अलास्का है, कनाडा है। ये अधिकांश उत्तर महाद्वीपीय भाग और आर्टिक टापुओं के समुदाय तथा अन्य अनेक द्वीपों तक फैला हुआ है। अब यहाँ पर कारण ये दिया हुआ है, इसमें कारण ये बताया गया है कि क्यों
आर्टिक वाले क्षेत्र में इतनी तेजी से बर्फ पिघल रहे हैं। चलिए, एक जलवायु परिवर्तन तो अपना एक कारण है, क्लाइमेट चेंज एक इम्पॉर्टेंट कारण है, उसके अलावा हम मानवीय गतिविधियों को कैसे जोड़ सकते हैं। जो तो जो ये ह्यूमन आपका इंड्यूस्ड फैक्टर है उसको हमको समझना है, ठीक है। देखिए, औद्योगिक विकास के लिए, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए खनिज संपदा है यानी कि मिनरल रिसोर्सेस हैं, उसकी लूट के लिए यहाँ पर व्यापारिक गतिविधियाँ तेज हुई हैं। तो आप न्यूज़ में भी अक्सर देखेंगे कि चाइना रशिया अब कई सारे मुद्दों पर एक हो गए हैं। तो चाइना ने एक बार स्टेटमेंट भी दिया हुआ था कि अगर आर्टिक क्षेत्र में बर्फ़ पिघलता है तो ये हमारे लिए बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि हम उस रास्ते से होते हुए साइबेरिया वगैरह क्षेत्र में जो अभी तक पोटेंशियल वहाँ पर तेल है, गैस है, उन प्राकृतिक संसाधनों को निकालने का कार्य कर सकते हैं। बर्फ़ की वजह से वहाँ पर आसानी से जहाज़ वगैरह नहीं चल पाते हैं। तो मतलब देखिए, ये लोग उसमें भी फ़ायदा देख ले रहे हैं। इस क्षेत्र में देखिए, तेल, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस और कोयले के अकूत भंडार हैं। इस कारण यहाँ का जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो गड़बड़ाने लगा है, मतलब यहाँ का इकोसिस्टम पूरी तरह से अब डिस्टर्ब हो रहा है। तो नतीजा क्या है, यहाँ पाए जाने वाले जलीय और थलीय दोनों ही जीव, ध्रुवीय जीव जंतु जैसे कि ध्रुवीय बालू यानी कि पोलर बियर, सील मछली, बैल्गा वेल, नर वेल, नीली वेल, ब्लू वेल, वाइट वेल, ये इन सब के अस्तित्व पे खतरा मंडरा रहा है। यहाँ पर लिखा है कि उत्तरी ध्रुव जो है, नॉर्थ पोल जो है, वो हमारे पृथ्वी ग्रह का सबसे सुंदर उत्तरी बिंदु है। मान्यता है कि यहाँ पर पृथ्वी की धुरी घूमती रहती है। यह स्थल आर्कटिक महासागर में स्थित है। यहाँ अत्यधिक ठंड पड़ती है क्योंकि 6 माह तक तो सूर्य लुप्त रहता है। अब 6 महीना दिन रहता है, 6 महीने रात रहता है। यहाँ हमेशा सफ़ेद बर्फीली चादर बिछी रहती है। इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। साथ ही में अगर आप भौगोलिक देखेंगे, भौगोलिक दृष्टि से भी इस भौगोलिक उत्तरी ध्रुव के निकट ही चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है। तो हमारा जो नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो है अपने अर्थ का, उसका जो नॉर्थ पोल है यानी कि चुंबकीय उत्तरी ध्रुव जो है, वो भी इसी नॉर्थ पोल जो है अर्थ का, उसी के पास पाया जाता है। इसी चुंबकीय शक्ति से आकर्षित होकर कंपास की सुई दिशा संकेत देती है। उत्तरी तारा या ध्रुव तारा उत्तरी ध्रुव के आकाश पर निरंतर चमकता दिखाई देता है। ध्रुव तारा के बारे में भी इन्होंने बताया कि अगर आप ध्रुव तारा को देखेंगे तो हमारे धरती के उत्तरी हिस्से में हमेशा वो रहता है कांस्टेंट। उसका इस तरीके से अलाइनमेंट है, इस तरीके से आप कह सकते हैं कि उसका पोजीशन है ध्रुव तारा का, कि वो हमेशा हमारे धरती के उत्तरी हिस्से में बना रहता है। और उसी को देख के शताब्दियों से नाविक इसी तारे को देखकर यह अनुमान लगाते रहते हैं कि वो कितनी दूर हैं उत्तर दिशा से, या कहाँ जा रहे हैं, पूरा पश्चिम किधर जा रहे हैं। यह क्षेत्र आर्टिक परिधि भी कहलाता है, यानी कि आर्टिक सर्कल भी कहलाता है, क्योंकि यहाँ अर्धरात्रि के जो सूर्य हैं, मिडनाइट सन है, और ध्रुवीय रात है, पोलर नाइट का अद्वितीय दृश्य देखने को मिलता है। तो देखिए क्या होता है कि अब ये थोड़ा सा ज्योग्राफी का हिस्सा हो जाएगा, लेकिन आप देखते हैं कि हमारा जो ये धरती है, ये जैसे हमारी ये धरती है, तो ये बिल्कुल ऐसे नॉर्थ साउथ तो ऐसे है नहीं सीधे सीधे, ये हल्की सी ऐसे टिल्टेड है, टेढ़ी है, ठीक है। तो धरती का कायदे से नॉर्थ ये है और दक्षिण ये है, और ये जो टिल्ट है ये अपने एक्सिस से ध्रुव से कितना बनाता है, 23.5 डिग्री एंगल बनाता है, और ये जो प्लेन है इसके साथ 66.5 डिग्री बनाता है। अब यहाँ कहीं हमारा ये गोल जो देख रहे हैं आप, ठीक है, यहाँ कहीं हमारा ये नॉर्थ पोल, ये अपना नॉर्थ पोल भी है, उत्तरी ध्रुव है, और यहीं पे ध्रुव तारा रहता है। तो हम जिस तरीके से हमेशा ऐसे घूमते रहते हैं तो वो हमेशा हमारे नॉर्थ में बना रहता है। उसी को देख के हम आइडिया भी ले लेते हैं डिस्टेंस का, और हमारा जो चुंबकीय शक्ति है वो भी कुछ इसी टाइप से रहता है, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में बताई जा रही है बात। और ये 66.5 डिग्री नॉर्थ जो है ये अपना आर्टिक परिधि है, आर्टिक सर्कल हो जाएगा। अब लैंड ऑफ मिडनाइट सन इसलिए है क्योंकि 6 महीने तक दिन रहता है। अब रात का बज गया 12, फिर भी आपको सूर्य दिख रहा है, अस्त होते हुए दिख ही नहीं रहा है, तो मिडनाइट हो गया। मिडनाइट मतलब कि अर्धरात्रि हो गया, फिर भी आपको सूरज दिख रहा है, इसीलिए इसको लैंड ऑफ मिडनाइट सन बोलते हैं नॉर्वे को। क्योंकि नॉर्वे का जो बिल्कुल उत्तरी आइलैंड है, द्वीप है, वो आपका एक लॉन्ग बाइडन करके एक आइलैंड है, वहाँ पे स्वेलबर्ड आइलैंड है, ठीक है, स्वेलबर्ड आइलैंड है एक नॉर्वे का। वहाँ पे जाके आपको ये दृश्य देखने को मिल जाता है कि रात तो हो गई है लेकिन अभी भी दिन है, अभी भी सूरज दिख रहा है आपको अर्धरात्रि में भी, इसलिए लैंड ऑफ मिडनाइट सन नॉर्वे को कहा जाता है।
आगे लिखा हुआ है कि दुनिया की, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, कि दुनिया की 90% बर्फ़ अंटार्कटिका में जमी हुई है। इसीलिए अंटार्कटिका का पिघलना हमारे लिए सबसे अधिक चिंता की बात है, कि समुद्र का स्तर अंटार्कटिका के बर्फ़ के पिघलने की वजह से सबसे अधिक बढ़ने का खतरा है। क्योंकि 90% दुनिया का जो बर्फ़ है, इसको एक दो बार और बोल देते हैं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, दुनिया का 90% जो बर्फ़ है वो अंटार्कटिका में जमा हुआ है। इसलिए इसे पृथ्वी का शीतालय यानी कि पृथ्वी का फ्रीज भी कहते हैं। अब यहाँ की बर्फीली परतों में धरती को मिलने वाला सबसे अधिक मात्रा में पानी भी संग्रहित है, लेकिन अब बढ़ते तापमान और बढ़ती मानव गतिविधियों के चलते आर्कटिक और ग्रीनलैंड में निरंतर बर्फ पिघल रही है। शोध बताते हैं कि इस प्रायद्वीप में चारों ओर तैरने वाले बर्फ में 10% की कमी आई है। बर्फीली बारिश के बाद भी बर्फ अब न्यूनतम मात्रा में बढ़ रहा है। 2022 की तुलना में 2023 में बर्फ बहुत कम जमा है, जो कि बहुत चिंता का विषय है। अभी तो 2024 चल रहा है और इस बार की गर्मी आप देख ही रहे हैं, तो हो सकता है कि इस बार जो बर्फ जम रहा हो वो पिछले साल की तुलना में भी बहुत कम हो जाए। वैज्ञानिकों की अब यह चिंता है तब और बढ़ जाती है जब अंटार्कटिका में तैर रहे हिमनद टाटेन, ये एक है आपका ग्लेशियर, टॉटेन ग्लेशियर। टॉटेन ग्लेशियर ऐसे समझ लीजिए कि जैसे ये है कुछ इस तरह से आपका अंटार्कटिका, ठीक है। तो ये जो ईस्टर्न अंटार्कटिका है, पूर्वी अंटार्कटिका है, इसका सबसे बड़ा भाग जो बर्फ़ का है, सबसे बड़ा जो ग्लेशियर वाला हिस्सा है वो है आपका टॉटेन ग्लेशियर। टॉटेन ग्लेशियर पूर्वी अंटार्कटिका का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है, क्योंकि अगर ये पिघलता है तो बहुत बड़े स्तर पे समुद्र का जलीय स्तर बढ़ेगा, दुनिया में बहुत तबाही ला सकता है। तो वही लिखा हुआ है कि इसका पिघलना ज़्यादा अखर रहा है साइंटिस्ट को। और अभी हाल में एक शोध हुआ था, उसमें ये बताया गया था कि हर साल लगभग 40 सेंटीमीटर ये बर्फ़ पिघल रहा है। तो 40 सेंटीमीटर आप समझ लीजिए कि हर 2.5 साल में, हर तीसरे साल जाते जाते 1.25 मीटर का एक परत इसका पिघल रहा है। और बड़े स्तर पे 1.25 मीटर जब पिघलेगा तो बहुत बड़े स्तर पे जल, समुद्री जल बढ़ता रहता है। तो वही लिखा है कि जितना साइंटिस्ट ने उम्मीद किया था उससे काफ़ी तेज़ी से ये आपका बर्फ़ पिघल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि यह सबसे तेज़ गति से चलायमान हिमखंड है, मतलब कि फ्लोटिंग आइसबर्ग है। ये बहुत ज़्यादा फ्लोट करते हुए इधर से उधर चलते हुए चला जाता है। तो इसके पिघलने का खतरा और ज़्यादा इसलिए है क्योंकि अब ये मूव कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है। अब मान लीजिए ये बर्फ़ कल को यहाँ था, अब ये टॉटेन ग्लेशियर थोड़ा आगे कहीं निकल गया और यहाँ की तुलना में यहाँ पे इसको ज़्यादा टेम्परेचर मिल रहा है, तो ये और तेज़ी से पिघलेगा। इसलिए इस हिमखंड को लेके बहुत ज़्यादा चिंता है। ये सबसे तेज़ गति से चलायमान हिमखंड है। इसके पिघलने के खतरे ज़्यादा हैं क्योंकि यह अगर अधिक तापमान वाले क्षेत्र में पहुंच गया तो और ज़्यादा तीव्रता से ये पिघलेगा। अब हम इम्पॉर्टेंट लाइंस पे आते हैं जो आपको नोट करना है। अगर अंटार्कटिका की बर्फ़ इसी तरह पिघलती रही तो दक्षिणी महासागर, अब सदर्न ओशियन है ना, अपने अंटार्कटिका के अगल बगल जो ओशियन है पूरा दक्षिणी में, वो दक्षिणी महासागर यानी कि सदर्न ओशियन है। सदर्न ओशियन के चारों ओर समुद्री जल स्तर लगातार बढ़ेगा। इस कारण अन्य समुद्रों पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि सब समुद्र आपस में जुड़े हुए हैं। इन समुद्रों का जल स्तर अगर बढ़ा तो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर भी इसका अच्छा खासा असर दिखाई देगा, जिसमें अपना भारत भी अछूता नहीं रहेगा। बर्फ़ के पिघलने से वायुमंडलीय परिसंचरण, परिसंचरण का मतलब एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पर भी इसका असर पड़ता है और वायुमंडलीय परिसंचरण का स्वभाव भी बदलता है जब जब बर्फ़ पिघलता है। अंटार्कटिका की इर्द गिर्द ही दक्षिणी महासागर फैला हुआ है, जैसा भी हम लोगों ने सुना। धरती पर उत्सर्जित होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड की सबसे बड़ी मात्रा को सोखने का काम भी यही महासागर करता है। तो धरती पे इतना ज़्यादा जो अभी तक कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, वो कहीं ना कहीं इसी समुद्र में खप रहा है। वो कहीं ना कहीं ये समुद्र ही उसको सोखने का काम कर रहा है। वर्ष भर में जितना कार्बन उत्सर्जित होता है उसका लगभग 12% यह सागर सोख लेता है। लेकिन ऐसा तभी संभव हो पाता है जब अंटार्कटिका की बर्फ़ बनी रहे। अब वह समय आ गया है कि धरती के बढ़ते तापमान को हमें युद्ध स्तर पर नियंत्रण करने के कारगर उपाय करने होंगे। एक बहुत फेमस एक लाइन है जो कहा गया था कि वी आर द लास्ट जनरेशन टू सेव द क्लाइमेट चेंज। हम वह अंतिम पीढ़ी हैं जो जलवायु परिवर्तन को लेके धरती को बचा सकती है।
तो अगर हम लोगों ने कुछ नहीं किया, हमारी पीढ़ी ने कुछ नहीं किया, तो आने वाली जनरेशन के लिए बहुत नारकीय स्थिति होने वाली है। तो ये एक बेहद महत्वपूर्ण संपादकीय हमारा कवर होता है। जो ऑरेंज में हाईलाइटेड है ये सारे आंकड़े हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा अलग से। ये येलो में जो लाइन है वो कारण है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको नोट कर लीजिएगा। बाकी इसे 1 से 2 बार ज़रूर और पढ़ लीजिएगा। आपके लिए इन्वायरमेंट का पूरा एक टॉपिक ही आपका कंप्लीट कर देता है ये संपादकीय। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से पढ़ते रहिए।